I need a break. तो सुनिए Delight Delight with RJ Mawaspan, Sunday to Thursday, 12 to 3 p.m. रेडियो वही अपना FM 107. रॉयल लिसनर्स, वेलकम बैक। और बिल आखिर वो घड़ी आ गई जिसका हम लोग कह रहे थे बहुत बेताबी से इंतजार। हमारे साथ कौन मौजूद है उनका थोड़ा सा एक इंट्रो मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ हैं इंडियन म्यूजिक का चमकता सितारा जिसने यंग एज में ही अपनी स्ट्रगल से वो हासिल कर लिया जो बहुत से लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, जिनके क्रेडिट पे बहुत सारे सॉन्ग्स की म्यूजिक कॉम्पोजिशन है और आजकल यूट्यूब पर इनकी बड़ी धूम है, जिनकी धड़कन में म्यूजिक बजता है और लहू बनकर सुर उनकी रगों में दौड़ता है, जो अपनी फैमिली की शान है, म्यूजिक का मान है, बहुत सारे लोगों का जिनको मिला प्यार है। जी सही समझे आप। आज के हमारे मेहमान हैं जो उनका नाम है अमाल मलिक। हेलो। इतना लंबा और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन मुझे कहीं नहीं मिला है, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल आपको, और उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ विथ ऑल द लव दैट तू मेरा नहीं को जितना प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमें टाइम देने के लिए, और उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी बधाई, बहुत मुबारकबाद। इतना जबरदस्त ह्यूज हिट रहा है आपका तू मेरा नहीं। थैंक यू सो मच। अभी तो यानी 2-3 हफ्ते ही हुए, ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ है, बट इतना प्यार यानी पहले दिन से मिल रहा है कि बहुत मैं कहूंगा कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि मेरा पहला म्यूजिक वीडियो है और मैंने कभी इससे पहले एक्टिंग नहीं की है, और काफी एक्साइटेड था, नर्वस भी था, बट बहुत अच्छा है। यानी इतना सपोर्ट और इतना प्यार मेरे फैन से। बहुत सारे लोग जिन्होंने ये भी नहीं जानते थे कि मैंने कभी फिल्मों में भी गाने किए, आज मुझे देख रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि अच्छा ये गाना भी इनका है। या बहुत सारे कनेक्शंस अब लोग बना रहे जो मेरे लिसनर्स नहीं थे या फैंस नहीं थे, आज नए नए फैंस भी बन रहे हैं। तो इट्स ब्यूटीफुल। नहीं, लेकिन प्यार तो लोग आपसे बहुत ज्यादा करते हैं और आपके म्यूजिक कॉम्पोजिशंस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए इसी तरफ आते हैं। मेरा आपसे जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपने 2014 में अपना म्यूजिक करियर का आगाज किया था एज अ कंपोजर। जे हो मूवी आई थी आपकी, और म्यूजिक इंडस्ट्री में आपने अपनी उससे जगह बनाई जबरदस्त तरीके से। लेकिन आजकल यूट्यूब पे कई, जो आपने भी जिसका कहा, तो एक वीडियो अपलोड हुई और उसको सिर्फ 4 हफ्ते हुए और इतनी जबरदस्त सक्सेस कि उसको 20 मिलियन प्लस व्यूज मिल चुके हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त मतलब स्टार्ट है किसी भी सिंगर के लिए। अभी जैसे म्यूजिक कंपोजिंग से आप जब एज अ सिंगर आपने अपना स्टार्ट किया, पहला सिंगल लॉन्च किया है, तो ये बिल्कुल एकदम से बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये कैसा लगा, क्या एक्साइटमेंट थी, किस तरह का मतलब सारा माहौल रहा, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। मैंने एक चीज सीखी थी मेरी पहली पिक्चर जय हो से, जो बहुत ही बड़े सुपरस्टार सलमान खान सर के साथ थी, कि मैंने यानी इमीडिएटली सक्सेस नहीं पाई थी उस फिल्म से। यानी अनाउंसमेंट थी, बहुत खबर थी उस फिल्म की, न्यूज थी, पर ना फिल्म बॉक्स ऑफिस इतनी सक्सेसफुल रही फॉर सलमान सर, ना म्यूजिक मेरा स्पेशली। यानी उस फिल्म में जो एल्बम में जो बहुत बेहतरीन गाने थे वो साजिद वाजिद सर के थे, और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक किया था जो उस वक्त नहीं चला। एंड मैं तभी थोड़ा डिसहार्टेंड था, छोटा था मैं बहुत। 23 में मैंने डेब्यू किया एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एंड मेरे माइंड में भी ये था कि मेरे फैमिली में और बहुत सारे जगह जहाँ बहुत कंपोजर्स को मैंने असिस्ट किया, तो वो सब ऑलमोस्ट 30-35 की उम्र में डेब्यू करते थे। तो एक एक्सपीरियंस होने के बाद ही लोग मानते थे कि आप म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे साथ शुरुआत बहुत जल्दी हुई लाइफ में, और 15 साल की उम्र से मैं असिस्टेंट था। मैंने अपने स्ट्रगल देखे हैं 9-10 साल बिफोर 23-24 में मैंने डेब्यू किया। फिर धीरे धीरे यानी म्यूजिक से थोड़ा रिश्ता टूटने लगा, क्योंकि सब मेरे फैमिली के साथ और सोनियम के साथ मुझे अन्नू मलिक, डब्बू मलिक, सरदार मलिक जी सबके साथ कंपेयर करने लगते थे। तो कहीं ना कहीं एक थर्स्ट थी, एक प्यास थी कि मैं अपना कुछ बनाऊं जो मुझे डिफाइन करे। और 15 साल की उम्र में मुझे ड्रीम था कि कभी एक म्यूजिक वीडियो करूंगा, और उसमें वीडियो में भी आऊंगा। बट उस 15 साल के अमल की ड्रीम इस 30 साल के अमल ने पूरी की है। एंड ये इन पिछले 6-7 साल जो मैं बॉलीवुड में म्यूजिक कर चुका हूँ, उसमें मुझे वो रूट लेना पड़ा
क्योंकि वहां से ही मुझे यानी खुद में बिलीफ आता कि हाँ मैं अपना काम जानता हूँ, क्योंकि मुझे इतना कंपेयर कर दिया गया था कि मेरे फैमिली से और उनके संगीत से, जो इतना लेजेंडरी काम है 30-40 सालों का। तो मुझे लगा कि अभी मुझे बैक टू बैक अच्छा काम करके यानी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जानता हूँ म्यूजिक। और सूरज डूबा वो गाना था जहाँ मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर ये चलेगा तो मैं बिल्कुल शिद्दत से मेहनत करके 2000% डाल के हर एक गाने में अपनी जान लगा दूंगा, एंड अगर नहीं चलता तो मैं म्यूजिक ही छोड़ दूंगा। उस पॉइंट तक आ गया था मैं। बट वो गाना इतना चला, आज भी 7 साल हो चुके हैं उस गाने को, एंड न्यू ईयर्स पे आई थिंक आज भी बचेगा, क्योंकि अभी भी बज रहा है काफी जगह पे, लोग वीडियोस भेज रहे हैं। सो मुझे लगता है कि मैं अपनी जर्नी से बहुत लोगों को इंस्पायर भी करना चाहता हूँ कि यानी बहुत क्लोज होते होते गिव अप करने से मैं घूम के मैंने 80 सॉन्ग्स किए। तू मेरा नहीं इज माय 80th रिलीज, एंड मेरे लिए बहुत यानी मैं जब पीछे देखता हूँ तो मैं बहुत स्माइल करता हूँ और बहुत खुशी से देखता हूँ कि अच्छा मैंने वो डिसीजन नहीं ली कि मैं म्यूजिक छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ तक मैं आता नहीं, जानता ही नहीं कि इतने लोग मुझसे मेरे संगीत से जुड़े और इतना प्यार करते हैं। सही, ग्रेट। और ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपने इतनी स्ट्रगल, जबकि आपका जो म्यूजिकल बैकग्राउंड है आपकी पूरी फैमिली म्यूजिक से है, लेकिन इसके बावजूद आपकी अपनी स्ट्रगल, आपकी अपनी कोशिश इतनी ज्यादा रही है जो हमें नजर आती है आपके म्यूजिक में। लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको। अच्छा, तो तू मेरा नहीं, इसके पीछे मतलब ये आपने बहुत सारे फिल्म के लिए म्यूजिक आप दे रहे थे। तू मेरा नहीं एज अ सिंगल आपने रिलीज किया, इसको किसी मूवी में क्यों नहीं दिया? इसके पीछे क्या स्टोरी थी? ये बिल्कुल मेरे लाइफ की स्टोरी जैसी है। अच्छा। और मैंने इसमें कुछ छुपाने की कोशिश नहीं किया, यानी जैसा हूँ, जैसे मेरे साथ होता है लाइफ में, वैसी ही चीजों को मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली, मेरे डायरेक्टर जो है आरिफ खान एंड जो मेरी पूरी टीम है दुबई की एंड फ्रॉम बॉम्बे, सोनी म्यूजिक इंडिया, सबने मुझे इस विजन में सपोर्ट किया। क्योंकि लोग मुझसे एक सिंप्लिसिटी की उम्मीद रखते हैं हमेशा ऑडियो वाइज, कि मैं ऐसा म्यूजिक बनाता हूँ जो याद हो जाता है और जो लोग गुनगुना सकते हैं। और वीडियो वाइज मुझे बहुत एक डाउट था कि मैं अगर किसी और का कैरेक्टर प्ले करूं, जो क्योंकि मैं एक्टर हूं नहीं, और स्क्रिप्ट्स और ये सब क्लासेस और सब मैंने ज्यादा की नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने सारेगामापा जब जज कर रहा था उस टाइम पे थोड़ा कैमरा कॉन्शियस था मैं, तो आई हैड लर्न्ड कि यानी ऐसे इस एंगल में देखना है। पर उसके आगे मैंने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी एक्टिंग में, तो आई थॉट कि पहला कर रहा हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि लोग जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, जो मेरे अमालियंस है, उन लोग तो यानी ऑलमोस्ट मेरे म्यूजिक के साथ साथ मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनके अलावा भी ये वीडियो के द्वारा आई वांटेड टू शो कि ये मैं हूँ, और इस तरीके से यानी मैं म्यूजिक में डेडिकेटेड हूँ कि दोस्त छूट जाते हैं, प्यार छूट जाता है, और ऐसी सब बातें मेरे साथ हो चुकी है, और मैं मानता हूँ सबके साथ होती है। और मैं वो दिखाना चाहता था कि लोगों को दूर से लगता है कि हाँ, इस इंसान की या इस इंडस्ट्री में काफी लोगों की लाइफ बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी होगी, और वो नहीं होती है। काफी चीजें हमें भी करनी होती है। मैं भी काफी बार, मेरे दोस्त बोलते थे आजा, सैटरडे नाइट है, आज भी काम करेगा। तो उन सब चीजों में मुझे याद है कि मैंने हमेशा म्यूजिक चुना, और मैं खुश हूँ कि मैंने म्यूजिक चुना, क्योंकि म्यूजिक ही साथ मेरा देते आया है। एंड तो कहीं ना कहीं मुझे ये वीडियो में दिखाना था। यानी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अब तक किसी को प्रपोज किया और वो किसी और के साथ चली गई है। अच्छा, मैं भी इसी तरफ आ रही थी। बट वो एक इवेंचुअलिटी है, यानी अगर मैं ऐसा ही करते रहा तो मुझे लगता है लड़कियां भाग जाएंगी। अच्छा, अभी मेरे ज़हन में सीरियसली यही सवाल आ रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि म्यूजिक वीडियो में जिस तरह से दिखाया है कि वो ब्रेकअप हो गया और बंदा टूट गया, तो इस तरह का भी कोई सीन रहा है क्या? 3-4 ऐसे पॉइंट्स जो है वीडियो में जहाँ मैं गिटार बजा रहा हूँ और वो आके उसे बुलाती है और वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, ऐसे मेरे साथ काफी हो चुका है। मैं म्यूजिक में इतना लीन, इतना खो जाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि आजू बाजू क्या हो रहा है। एंड ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि यानी रिकॉर्डिंग आ जाती है कभी कभी कि अरे आज ये गाना करना ही है, परसों शूटिंग है, या इन आवर इंडस्ट्री देयर इज नो टाइम ऑफ वर्किंग, कभी भी काम आ सकता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं शायद किसी को मिलने जाने वाला था और मैं उनसे मिल ही नहीं पाया, या मेरे दोस्तों का बर्थडे था और वो भी मिस हो गया। और यानी बहुत पर्सनल रिलेशनशिप्स और दोस्त मेरे सब थोड़े खफाई रह चुके हैं पिछले काफी सालों से।
तो वो चीजें मैंने बहुत सटल तरीके से, बहुत ऑनेस्ट तरीके से यानी वीडियो में दिखाई। सही सही। अच्छा, वीडियो में एक और बड़ा जबरदस्त सीन है जिसमें आप प्रपोज करते हैं, तो वो किसका आइडिया था? आपका आइडिया था या फिर डायरेक्टर का आइडिया था? वो बिल्कुल आरिफ खान का आइडिया था। आरिफ खान जो डायरेक्टर है, ही डिसाइडेड, ही सेड मुझे चाहिए, तो ही स्टडीड मी फॉर 1.5 ईयर और उन्होंने देखा कि तू हर चीज अलग करता है, थोड़ा पागल है, ऐसा है वैसा है, यानी यू हैव योर ओन स्टाइल। इट्स लाइक how would you propose? So I said, I would maybe if you're shooting it in this location, मैं भाग के पूल में कूद के प्रपोज कर रहा हूँ। He's like, चल कूद जा। ऐसे ही डिसाइड हुआ और वैसे ही शॉट लिया गया। हाँ, सही से। अच्छा, मतलब अगर रियल लाइफ में किसी को प्रपोज करना हो तो जब भी कुछ इसी तरह का सीन होगा या थोड़ा सा डिफरेंट? अभी वो बहुत दूर है जिंदगी में, बट जब होगा तब देखेंगे। अभी मैं सोच रहा भी नहीं उसके। सही सही। अच्छा, दूसरा एक और जो चीज इसमें बड़ी मजेदार सी थी वो ये थी कि हाथों की लकीरों का, जो किस्मत की लकीरें, लक होती है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया। तो आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ में कितना बिलीव करते हैं इन चीजों के ऊपर कि ये किस्मत, हाथों की लकीरें, क्या सब कुछ लिखा हुआ है, इन चीजों के ऊपर बिलीव है आपका? मुझे पहले खुद में बिलीफ है। अच्छा। फिर इन चीजों में बिलीफ है। पहले मैं मानता हूँ कि इंसान को खुद 100% एफर्ट करना चाहिए। उसके बाद वो जो रिमेनिंग होता है वो तो यानी वो डेस्टिनी और लक मैं मानता हूँ उसमें। और मेरे काफी गानों में आप देखो कि लकीर वाली लाइन कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे आ जाती है। रोके ना रोके में भी है, 2-3 और गानों में भी है, पर हमेशा उनकी वैल्यू और जिस तरीके से लाइन आती है, आई थिंक एक लकी थॉट है लकीर मेरे गानों में रहना। तो मैं फॉलो नहीं करता, पर जहां जहां आया है वो गाना अपने आप यानी लोगों तक पहुंचा। आई थिंक लोग भी इस चीज में बहुत मानते हैं, सुपरस्टिशन में या लकीरों में, और कि नसीब में नहीं था, ऐसी चीजें बहुत मैं सुनता हूँ काफी दुनिया से। और मैंने उसमें इस तरीके से देखा कि लड़ पड़ा लकीरों, यानी आई फॉट माई फेट, फिर भी कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने मान लिया कि तू मेरा नहीं। तो वो एक दिखाया भी है कि ये बॉय विल गो टिल द एंड ऑफ हिज जर्नी और एनीथिंग, यानी मैं म्यूजिक में हो या प्यार में हो या दोस्ती में हो, मैं 100% देता हूँ। वो नहीं कर पाए 100% के बाद भी अगर नहीं होता, फिर इंसान को शुड गिव इन टू हिज फेट, फिर कह देना चाहिए चलो ठीक है यार, ये चीज मेरे लिए नहीं है, मैं क्या करूँ, अब मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, तो ये मतलब आप चूंकि बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो जो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग के ऊपर बिलीव करते हैं तो उनका ये तो होता है कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा जो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना ह्यूज हिट होगा, इतना ज्यादा लोग पसंद करेंगे, इस बात का आइडिया था तू मेरा नहीं को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मुझे कुछ नहीं पता था इस सब के बारे में। मुझे सिर्फ पता था एक चीज के लिए मैं बहुत श्योर था कि ये वीडियो और ये ऑडियो दोनों मुझे बहुत परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। प्लस उसमें एक सिंपल लड़के की सिंप्लिसिटी भी दिखती है। मैं शुरुआत करता हूँ ऑब्वियसली स्टेज शो से, मेरे फैंस हैं, यानी मैंने दिखाया कि मैं कौन हूँ। वो एक ही हिस्सा है जो आपको लगेगा कि हाँ हम अमल मलिक को देख रहे हैं, और वहां से जब आप देखते हो तो वो भी एक सिंपल सा लड़का है जो अपनी टाइमिंग नहीं मैच कर पा रहा, अपना थोड़ा गुस्सा काबू नहीं कर पा रहा, बर्थडे पे लेट हो जाता है लड़की के, वो छोड़ देती है। ये सब चीजें हर एक रिलेशनशिप में होती है ये बातें। एंड इन चीजों को मैं बहुत सिंपली दिखाना चाहता था, यानी आई डिडंट वांटेड टू बी वेरी ड्रामेटिक आल्सो। तो मैंने सोचा नहीं था, आजकल काफी वीडियोस बहुत ड्रामे वाले चल रहे हैं, लोग जान देते रहे और ऐसी चीजें। मैं वो पॉजिटिविटी लाना चाहता था, कि ये ब्रेकअप सॉन्ग भी है और हार्ट ब्रेक भी हुआ है इस इंसान का, बट वो उस मोमेंट से आके, वो बीच में आके, यानी उनके जो रिश्ता, जो अदिति के कैरेक्टर का, वो जो आगे बढ़ जाती लाइफ में विद दैट अदर बॉय, वो आके उसको डिसरप्ट नहीं करता, वो रिंग क्लच कर लेता हाथों में, चले जाता है। जाते वक्त वो एक म्यूजिशियन को थाम देता है, वो रिंग वो थमा देता है। और वो भी मेरे कैरेक्टर से बहुत क्लोज एक मोमेंट है, क्योंकि मैंने जहां मैं ट्रैवल करता था शोज के लिए और थोड़ा स्ट्रेस होता था, यानी मैं एक लेन से पास होता था, तो स्ट्रीट म्यूजिशियंस इतना प्यारा म्यूजिक बजा के यानी हम लोग का मूड अपलिफ्ट कर देते, तो मैं उनको भी एक ट्रिब्यूट देना चाहता था इस वीडियो में। तो जो वायलिन प्लेयर है उनको भी मैंने एंड में, पहले शॉट ये था कि हम लोग
शायद रिंग ऐसी क्लच करके और ब्लैकआउट हो जाएगा और वो चले जाएगा। बट मैंने बोला नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसकी एक वैल्यू है जो, और दुनिया में इतने म्यूजिशियंस हैं जिनको अपने टैलेंट या अपने हुनर या काम की वैल्यू नहीं मिलती। तो किसी एक म्यूजिशियन को रिंग देने में जो सेंटिमेंट था म्यूजिशियन टू म्यूजिशियन, वो भी मैंने रखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वीडियो की सक्सेस में एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो है सिंप्लिसिटी, ऑडियो में भी वीडियो में भी। आप कोई भी शो ऑफ वाला एलिमेंट या एफर्ट नहीं किया हम लोग ने कि हम साउंड में कुछ बहुत अलग कर देंगे। यानी एक इंडिपेंडेंट पॉप सीन से इंडिया में जो म्यूजिक चल रहा है उसके अलग, उसके विपरीत ही है, द होल साउंड एंड जो लिरिक्स है तू मेरा नहीं के। पर इसमें एक रियलाइजेशन है कि वो रिश्ता दोस्तों में हो या अपनों में हो या कोई भी एक ऐसा रिश्ता हो जिंदगी में जो आपको लगता है आप दोनों ने कोशिश की या आपने 100% दिया और वहां से जवाब नहीं है, एंड आपकी जिंदगी को और आपके वक्त को अगर वो खाया जाता है, तो बहुत सटल, बहुत ही सिंपल तरीके से तो मेरा नहीं आप कह के निकल सकते हो। ये गाना वो है, ये गाना एक यानी रुलाएगा जरूर बट आपको होप भी देगा कि लाइफ इज नॉट ओवर। यानी और मैं लोगों को ये नहीं कहना चाहता कि आप प्यार के पीछे ना भागे, क्योंकि मैं तो होता तो मैं तो भागता ही। वीडियो में थोड़ा मैं बहुत अच्छा इंसान बना हूँ, मैं शायद उधर जाके पूछता भी कि क्यों मेरा नहीं, इसलिए मैंने वो भी लिरिक्स में लिखा है यानी क्यों मेरा नहीं। पर वो जब आपको एक जवाब कहीं से मिल जाता है, वो शायद और ना मिलना भी जवाब का एक जवाब होता है, मैं मानता हूँ। जब आप कोशिश करते हो, व्हेन अ गर्ल ट्राइज टू रीच यू और यू ट्राई टू रीच हर, और आप लोग दोनों फिर एक दूसरे से बात नहीं करते हो, या कुछ यानी आपके दोस्त ही क्यों ना, 20 साल पुराने दोस्त, तो एक रात को कोई बुरी लड़ाई हो गई और फिर कभी बात नहीं हुई 6-7 साल तक, तो यू हैव टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड पॉजिटिवली आपको अपनी जिंदगी में, उनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ देना चाहिए। एंड वहां से यानी लाइफ बहुत ही अपने आप एक मिस्ट्री है जो आपको पता नहीं आप कब फिर मिले, तो एक ओपन माइंड से यानी आपको मिलना चाहिए हर एक इंसान को। ये एक लेसन है इस गाने के लिए। मैं देखता हूँ कि यहाँ इंडिया में हम लोग, मैंने भी काफी ऐसे गाने बनाए जो सैड है, हार्ट ब्रेक है, बट कभी भी उनमें ये बात मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं आए कि मेरी जिंदगी आपके बिना खत्म है, मैं मर जाऊंगा। ये चीजें नेगेटिव है। वो एक दूसरे रिश्ते पे, अपने खुद के रिश्ते पे और दूसरे इंसान पे भी प्रेशर डालता है, आपकी खुद की भी लाइफ पे। आपके अराउंड इतने लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, तो वाई फॉर लव गो 100%, गो द डिस्टेंस, बट डोंट लूज योर लाइफ फॉर लव। लाइफ इज बिगर देन लव। दैट इज द मैसेज। ग्रेट मैसेज, क्योंकि वाकई बिल्कुल ऐसे यूथ चूंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करती है। अमाल बहुत एक बड़ी पर्सनालिटी है यूथ के लिए। लोग मरते हैं, लोग गानों का इंतजार कर रहे होते हैं और हर चीज, हर मूव, हर लफ्ज के ऊपर आपके यूथ जो है वो भरोसा करती है। तो आपने ये मैसेज बड़ा जबरदस्त दिया है यूथ के लिए कि होता रहता है, मतलब कि हर बंदे की जिंदगी में होता है, ब्रेकअप्स भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डिप्रेसिंग होती हैं, लेकिन वहां से एक नया रास्ता शुरू होता है। वो आपने होप दी है और आई थिंक इसीलिए लोग रिलेट कर रहे हैं और इतना ज्यादा इस गाने को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोगों को ये भी देखना चाहिए कि एक जो वो मुझे जो मानते हैं, मेरे फैंस एक हद तक मुझे जानते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी नहीं जानते कि मेरे लाइफ में भी ये चीजें होती है। मैं कोई इन चीजों से अलग नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड आई ऑल्सो फेस दीज रिजेक्शन, और सबके साथ होता है। कैसे हैंडल करना है यानी वो तो आपको कोई सिखा नहीं सकता, ना कोई होगा। तो मेरे काफी ऐसे मैं फैन मैसेजेस पढ़ रहा हूँ आजकल, तो बोल रहे कि भैया आपके वीडियो देख के यानी ये समझे हम लोग कि आपने पॉजिटिव कर दिया हमारा माइंडसेट, थैंक यू। तो मैं खुश हूँ कि एक गाने से एक लोग पिक्चरें बनाते हैं मैसेज पहुंचाने, मैं म्यूजिक वीडियो बना रहा हूँ और गाने कर रहा हूँ ताकि लोग मेरे हर गाने से कुछ ना कुछ एक लेके जाए, एक सबक या एक स्माइल, एक इम्पैक्टफुल वीडियो और ऑडियो मेरी कोशिश थी बनाने। और मैं खुश हूँ कि लोग इससे कुछ सीख रहे, कनेक्ट हो रहे और सैड होते हुए भी एक लेसन सीख रहे हैं। जबरदस्त, ग्रेट, कि बहुत अच्छा जबरदस्त मैसेज है आपका। और बहुत अच्छी चीज है कि आजकल के जमाने में भी, क्योंकि अब तो सब कुछ जो कुछ भी हो रहा होता है वो कमर्शियल बेसिस पे होता है कि अगर चीजें हमें अच्छी, उससे कुछ हम कमा लेंगे तो उसी सूरत में काम करेंगे। कि जो यंग जनरेशन है यूथ के लिए इस तरह से इंस्पिरेशन बनना या उनको मैसेज अच्छे देना, इसके ऊपर बहुत कम काम लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। आपकी मुझे पर्सनैलिटी में एक चीज लग रही है अमल, कि आप देने वाले हैं।
आप लोगों को म्यूजिक के थ्रू, और जैसे आपने म्यूजिशियंस का जिक्र किया कि जो आपकी अपनी फील्ड के लोग हैं उनको भी आप देने के ऊपर बिलीव रखते हैं? मैं हमेशा, आप मेरे यानी 2014 में जब मैंने डेब्यू भी किया, यानी उससे पहले आप इंडियन यूट्यूब म्यूजिक लेबल्स के आप क्रेडिट्स देख लेते तो उसमें आपको सिर्फ म्यूजिक, सिंगर, लिरिसिस्ट और लेबल का नाम मिलता। और जब से मैंने डेब्यू किया, मैंने अपने पूरी टीम के लिए लड़ा और हर एक इंसान को क्रेडिट दिया जिसने मेरे गाने में एक परकशन भी बजा है या गिटार बजा है। हर एक इंसान का, मेरे हर गाने में आप देख लो 10-15 लोगों की पूरी लिस्ट जाती है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैंने असिस्ट किया है कितने लोगों को, उस टाइम मनी वाज द फोकस और एक्सपीरियंस। तो नाम के लिए तो हर इंसान काम करता, बट कभी कभी पैसों की जरूरत और वक्त ऐसे होते हैं कि आदमी पैसे लेके ठीक है चलो यार किसी और के नाम पे भी यार ठीक है क्या करें, हमारा घर चल रहा है हम करेंगे। तो मुझे पता है वो गिल्ट और वो दर्द जो एक म्यूजिशियन और एक म्यूजिशियन बहुत इमोशनल होते हैं, उनको सिर्फ थोड़े कम पैसे भी मिल जाए तो अपना नाम देख लेते तो अपने फैमिली को कह सकते देखो मैंने इस गाने पे काम किया। तो वो चीज मैं चाहता हूँ कि मैं कभी किसी से छीनूं नहीं, यानी मेरे गाने में कोई छोटा सा भी कंट्रीब्यूट करता है तो उनका नाम भी आता है। तो वो चीज मैंने बदली और मेरे बाद हर एक कंपोजर से ये मांग की गई कि हमारा नाम भी आना चाहिए। तो वो एक चीज मैंने 2015 से अकेले एक 24 ईयर ओल्ड लड़के ने खुद इस चीज के लिए हर एक लेबल से रिक्वेस्ट करके ऑलमोस्ट एक फाइट करके ये करवाई है। और ये बदलाव मैं म्यूजिक सीन में लाया कि हर एक इंसान को मैं क्रेडिट देता हूँ, बाकी लोग दे ना दे, मैं ऐसी चीजों में नहीं खुद को रोक पाता क्योंकि आई लाइक टू स्लीप हैप्पी। मैं कभी स्ट्रेस में नहीं रहना चाहता कि मैंने किसी के भी साथ गलत किया। कभी कभी ऐसा होता है मैं लोगों को गाने गवाता हूँ, उनकी आवाजें शायद नहीं रहती तो मैं कोशिश करता हूँ उनको कोई दूसरा गाना दूं। तो मैं बहुत बैलेंस करता हूँ इमोशंस को लोगों के। मैं किसी को यानी हर्ट करने या उनके साथ खिलवाड़ करने इमोशंस के साथ ऐसा कभी नहीं करता। ग्रेट। नॉट विद एनीवन। जबरदस्त। यही आई थिंक आपके जो जितना फेमस इतना पॉपुलर लोगों की इतनी मोहब्बत करना, मतलब फेमस पॉपुलर बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन लोग मोहब्बत जिनसे करते हैं ना वो बड़े कम स्टार्स होते हैं, तो इसलिए डेफिनेटली लोग आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको अमाल कि ये जो सॉन्ग है इसकी कॉम्पोजिशन बड़ी जबरदस्त है और इसका म्यूजिक वीडियो भी बहुत आला बना है, इसमें सारी जितने आइडियाज है सभी कुछ क्लिक करता है लोगों को, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चूंकि अमल मलिक का सॉन्ग है और अमल मलिक के लिए लोग इतने ज्यादा दीवाने हैं तो इसलिए उन लोगों ने इसको इतने ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया, या फिर इसके पीछे और भी रीजंस हैं? आई थिंक सबसे पहले क्रेडिट तो मैं लिरिक्स राइटर रश्मि विराग को देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे करियर के सबसे ग्रेटेस्ट गाने, बोल दो ना जरा, मैं रहूं या ना रहूं, सलामत, बहुत 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 बड़े गाने मेरे लिए किए। अभी रिसेंटली जरा ठहरो अरमान के साथ। तो और इन्होंने यानी पूरी इंडस्ट्री में जो एक पिछले 5 साल में रोमांस में जो बहुत बहुत बड़ा काम रहा है, मुस्कुराने की वजह, खामोशियां, विराग सर ने बहुत बढ़िया लिरिक्स लिखे। तो वो एक सबसे पहला पॉइंट है कि इंसान जब गाना सुनता है वो पहले लिरिक्स के थ्रू ही समझता है कि अच्छा ये बात बोली जा रही है। तो लिरिक्स सिंपल बट एक बड़ी बात हमेशा लाना चाहता हूं मैं। तो वो मेरे राइटर विराग सर ने बहुत ही सिंपल तरीके से एक बहुत बड़ी बात कह दी कि तू मेरा नहीं, और ये बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर गया। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि मेरे फैंस पिछले 3 साल से इंतजार में है कि मैं कब म्यूजिक वीडियो करूंगा। एंड मैं ऑलमोस्ट 3 साल से कोशिश ही कर रहा था, बट मेरी फिल्म्स थी, प्लस मैं अपना हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। मैंने 3-4 साल में ऑलमोस्ट 50-60 गाने कर लिए। सही 50-60 गाने करने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ ही नहीं जी रहा। 27-28 साल का हो गया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्यों इतनी स्ट्रेस ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। तो मैं हर दिन यही पूछता था खुद को। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि अभी 1-2 फिल्म भी करो तो आराम से यानी दिल से करूं। और मैंने वो एक ब्रेक ले लिया था 2018 में। और उस वक्त मुझे मेरे फैमिली को, दोस्तों को, सबको लगा कि यानी इस इंडस्ट्री में ब्रेक इतनी जल्दी लेना, अभी 4 साल भी नहीं हुए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतने यानी कंपोजर्स है, लोग हर दिन आते हैं। और मैंने बोला कि अगर हर दिन कंपोजर्स आएंगे और ओरिजिनल काम करेंगे तो मैं बहुत खुश हूँ। यानी मोर द मेरियर, और आने चाहिए। कोई तो आए, नए बच्चे आए, नया संगीत लाए।
तो उससे म्यूजिक बदलेगा। ऐसे मैं भी एक 4-5 साल पहले कुछ नया लेके आया, सूरज डूबा है या मैं रहूं या ना रहूं, मैं हूँ हीरो तेरा, ऐसे गाने पहले इंडस्ट्री में नहीं सुने गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि और नए लोग आए, म्यूजिक बदले, बट इस कॉस्ट पे मुझ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी थी लिसनर्स की और सबकी की रीमिक्सेस का ट्रेंड इतना हैवी था। तो मैंने वो पूरा एक ब्रेक लिया जब, तो मेरे फैंस थोड़े मायूस हो गए कि अरे सर ट्वीट नहीं कर रहे, आते ही नहीं इंस्टाग्राम पे। बट वो पूरा समय मैंने लिया ताकि मैं अपने आप को ढूंढ सकूं, अपने संगीत को फिर ढूंढ सकूं। फिर मैंने बदला कि विद शाहरुख सर, बच्चन सर एंड तापसी पन्नू, मेरी पहली फिल्म थी अमिताभ बच्चन जी के साथ। फिर उसी साल दे दे प्यार दे में चले आना किया, जो मेरे करियर का फिलहाल सबसे बड़ा सॉन्ग है। ऑलमोस्ट 500-600 मिलियन स्ट्रीम्स है व्यूज के अलावा। ऑडियो लिसनर्स ने 600 मिलियन बार सुना वो गाना। एंड फिर कबीर सिंह में मैंने श्रेया घोषाल के साथ गाना किया। तो मैंने 3 फिल्में ही की इन 2019, बट मेरी जो इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक या जो प्यार मुझे मिलना था, मुझे उतना ही मिला। तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि खुद को मार के, पागल होके, स्ट्रेस लेके काम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये संगीत है। आज नहीं हो रहा तो कल होगा, जरूरी नहीं कि आज ही अच्छा गाना बनेगा, वो फोर्स नहीं होता संगीत में। तो वो इन चीजों को माइंड में रखते हुए मैंने कोशिश की कि मैं धीरे धीरे अपने करियर ग्राफ को बढ़ाऊं। प्लस 2017 में मैंने साइना नेहवाल साइन की, जो अभी आएगी 4 साल बाद। इस फिल्म को साइन करते वक्त मैं 26 साल का था, आज मैं 30 साल का हूँ। तो इस फिल्म के साथ साथ मैं भी बड़ा हुआ हूँ और मेरी भी थिंकिंग बदली है। और मुझे लगा है कि 3 साल से अभी इन लोग इंतजार कर रहे हैं, और मैंने भी काफी पिक्चरें ना बोल दिया क्योंकि इनमें रीमिक्सेस है, ये है वो है। तो मैं अभी ये टाइम लेके इनको 2-3 गाने देने लगता हूँ इंडिपेंडेंट स्पेस में। तो मैंने इमीडिएटली तू मेरा नहीं किया, एंड यानी इतना प्यार देख के अब मेरे को ऑलरेडी लेबल से फोन आया कि दूसरी शूटिंग पर चले जाओ। मतलब हाँ, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। एंड मैंने उस दिन, जिस दिन ये रिलीज हुआ था, उसी रात को मैंने स्क्रिप्टिंग भी शुरू की। यानी इतना अच्छा रिस्पांस देख के मैंने अपने दूसरे सिंगल की भी स्क्रिप्टिंग शुरू की, उस पर अभी काम हो रहा है। और साथ साथ साइना नेहवाल की बायोपिक आई थिंक 8 या 9 जनवरी, पता नहीं, 8 जनवरी रिलीज होगी। तो बस एक्साइटेड हूँ मैं कि अगले साल मैं ओरिजिनल म्यूजिक से शुरू कर रहा हूँ पूरा साल। एंड होपफुली मेरे इस एफर्ट को देख के बहुत सारे लोग ओरिजिनल म्यूजिक की तरफ फिर आए, क्योंकि इस इंडस्ट्री को एटलीस्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। सब हर एक आर्टिस्ट अपना ओरिजिनल दिल की आवाज रख रहा है और वो एक्सेप्ट हो रहा है। पर बॉलीवुड कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी खो रहा है। एंड आई होप कि सब लोग कहीं ना कहीं एटलीस्ट कोशिश तो करें कि ओरिजिनल ट्रैक्स करें। मैं ये नहीं कह रहा कि रीमिक्स मत करो, थोड़े कम कर लो। वॉल्यूम की प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा रीमिक्सेस है। मैंने भी किए हैं, मैं भी करूंगा, बट वही जिनमें वैल्यू है, जहाँ इज्जत, आप पुराने गाने की इज्जत ना निकाल दो, ओरिजिनल कंपोजर को आप क्रेडिट दो। तो उन तरीकों से अगर काम हो और ओरिजिनल म्यूजिक साल में ज्यादा हो कि 100% गाने अगर आए तो 80 ओरिजिनल हो और 20 रिमिक्सेस हो तो ठीक है, तो चलता है। बट अगर 80 रिमिक्सेस और 20 ओरिजिनल है तो फिर हम एज एन इंडस्ट्री, एज अ म्यूजिक इंडस्ट्री अच्छा एक वो बेंचमार्क नहीं सेट कर रहे ताकि लोग आए। यानी हर एक ऑडियंस यही सोचती है आज की बॉलीवुड म्यूजिक यानी रीमेक्स। ये चीज मैं साइना से इस चीज को बदलूंगा और धीरे धीरे मेरे इंडिपेंडेंट म्यूजिक और बाकी फिल्मों में भी जो आएंगे उनमें भी अच्छा काम करके होपफुली आई विल चेंज द कोर्स ऑफ म्यूजिक अगेन। ग्रेट, जबरदस्त। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि बात वो ये ना कि वो जो पहले कितने हिट सॉन्ग्स थे उसके रिमिक्स हो रहे हैं, लेकिन आज से 20 इयर्स के बाद अक्सर मेरे जहन में ये सवाल आता है कि क्या होगा, फिर तो रिमिक्स का भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, ओरिजिनल म्यूजिक लेकर आना चाहिए और आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो बेस्ट लक आपके लिए। अच्छा, आप भी अभी आपने जिक्र किया था लिरिक्स का कि मैंने लिखने शुरू कर दिए हैं, तो ये मतलब यूजुअली होता है कि अपने सॉन्ग्स का म्यूजिक आप खुद मतलब कंपोज तो करते ही हैं, साथ में लिरिक्स भी लिखते हैं? मैं अपने हर गाने में कुछ ना कुछ थॉट लाता ही। मेरे लिरिक्स राइटर्स और मैं बहुत लड़ाई होती है और हम लोग, पर मैं हमेशा एक थॉट लेके आता हूँ कि कुछ ऐसा करते हैं। मुझे धुन अपने आप यानी कहीं से आती है, मैं कभी पियानो पे बैठ के धुन सोचता नहीं हूँ। चलते चलते घूमते घूमते यानी एक आइडिया आ जाता है, फिर मैं आके उसे पियानो पे चेक करता हूँ और वो प्ले करते करते कहीं से 1 लाइन 2 लाइन आ जाती है। तो मैं लिरिक्स, मैंने एक गाना अरमान के लिए लिखा था, उसकी पहले एल्बम के लिए,
ले जा जख्म तेरे, जो दुबई में शूट हुआ था, ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैंने किया था वो गाना. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं लिरिक्स लिख सकता हूँ. और मेरे फैमिली में, यानी मैं बहुत लकी था कि मैं जब छोटा था मुझे बहुत दिग्गजों के साथ बैठ के म्यूजिक सीखने मिला. मेरे दादी के बड़े भाई हसरत जयपुरी सर है, जिन्होंने एहसान तेरा होगा, बदन पे सितारे, मेरे सामने वाली खिड़की, बहुत बड़े बड़े गाने लिखे हैं. तो उनके साथ, और मेरे दादाजी श्री सरदार मलिक, मैं इनके साथ 15 साल की उम्र तक आई हैव गॉटन द ऑनर टू यू नो सिट विद देम, लर्न फ्रॉम देम. उनकी बातों से ही इतना सीखने मिलता था. तो कहीं ना कहीं वो सब मेरे अंदर है. तो मैं एक लिरिसिस्ट नहीं हूँ इस तौर पे सीखा हुआ, बट एक लिरिकिस्ट हूँ इन अ वे कि मैं छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे ऐसे थॉट्स ले आता हूँ जो कहीं ना कहीं लिरिक्स राइटर को थोड़ा इंस्पायर कर दे. तो टीम वर्क ही होती है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आप कोई भी गाने उठा के देख लो, उनमें लिरिकल वैल्यू अच्छी होगी. हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, अभी फैमिली बैकग्राउंड, अपने दादाजी का भी जिक्र किया और लोगों का, तो फैमिली तो आपका है मतलब म्यूजिकल बैकग्राउंड, लेकिन इंस्पिरेशन मतलब अगर कोई एक हम नाम लेना चाहें, एक नाम आपसे पूछना चाहें, तो वो कौन रहा म्यूजिक में? एक कौन रहा? एक कोई इंस्पिरेशन अगर म्यूजिक के लिए पूछा जाए तो वो कौन सा रहा नाम? मेरे को आपकी आवाज ही नहीं आ रही सडनली. हेलो. अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका है तो फैमिली बैकग्राउंड, ये हम सब जानते हैं, तो लेकिन म्यूजिक में इंस्पिरेशन कौन रहा आपके? कौन ऐसा बंदा? म्यूजिक में इंस्पिरेशन तो मैंने एक बंदा तो है नहीं, बट बहुत सारे. पर मैं यानी जिनके टाइम से मैं बड़ा हुआ उनका म्यूजिक सुनते, मैं कहूँगा कि रहमान सर और प्रीतम दोनों के म्यूजिक पे यानी मैंने काफी कुछ सीखा है. एंड बचपन से मैंने जिनका म्यूजिक सुना वो मदन मोहन साहब है, सलील चौधरी जी, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन. मैं क्लासिक इंडियन म्यूजिक को बहुत सुनता था. और मुझे मेरे जनरेशन में 2004 यानी जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में था, उस टाइम पे मुझे लगता है प्रीतम एंड ए आर रहमान, ये दो नाम थे जिनके म्यूजिक से मैं बहुत ही इंस्पायर्ड था. एंड मुझे उनका काम बहुत बहुत पसंद है. जबरदस्त, ग्रेट. अच्छा अमाल, इस वक्त आपने जो तू मेरा नहीं, उसकी इंस्टा पे और दीगर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी एक कैंपेन भी आपकी चल रही है, जिसमें आप अपने लिस्नर से कह रहे हैं, जितने भी फैंस हैं आपके उनको भी इंडल्ज कर रहे हैं उसमें. तो ये आइडिया ये कैसे रहा? मतलब ये एक यूथ को प्लेटफॉर्म देना है? आपकी वॉइस फेल चली गई, सॉरी मैम. अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इंस्टा पे इस वक्त तू मेरा नहीं को लेके आपने एक न्यू एक कह सकते हैं कैंपेन सी शुरू की है, जिसमें आप अपने जितने भी फैंस हैं उनको भी इंडल्ज कर रहे हैं उसमें. जी, वो आइसक्रीम कैंपेन की आप बात कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ, तो वो एक आइडिया था कि मैंने बहुत टाइम से देखा है कि मेरे फैंस जब मेरा गाना सक्सेसफुल हो जाता बोलते आपने पिज्जा पार्टी नहीं दी, आइसक्रीम भी नहीं खिलाया. तो बहुत स्वीट बात है ये. और मुझे लगता है इन लोग, तो मैं कैसे, अभी मैं एक पूरे इंडिया लेवल, पैन इंडिया कैसे पहुंचा इन सब बच्चों को आइसक्रीम. तो मेरी ये एक एक पार्टनरशिप हुई NIC के साथ. एंड हम लोग ने एक हार्ट ब्रेक फ्लेवर सेक्शन बनाया, जहाँ ब्रेकअप का एक फ्लेवर है, ऑन अ ब्रेक फ्लेवर है, मूविंग ऑन है, रेडी टू मिंगल है. ये सब चीजों को मैंने और ऑब्वियसली सोनी म्यूजिक के पूरे टीम ने और उनके टीम से तन्मय करके एक यंग लड़का है जिसने ये आइडिया सोचा. तो वी बोथ टुगेदर ये एक आइडिया हमने क्रिएट किया. और अभी वो इतना सक्सेसफुल है कि मेरे फैंस भेज रहे कि हम क्लिक कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं और अनअवेलेबल हो गया आपका कलेक्शन पूरा. अच्छा, तो चलो अच्छा, ये भी हिट है, अच्छी बात है. जबरदस्त. और ये ट्वीट का आइडिया बड़ा जबरदस्त है, ये बहुत ही मतलब आला कि आपने अपने फैंस का इतना ख्याल रखा. बहुत खुश हुआ है, पहली बार मुझे लगता है किसी म्यूजिशियन ने ये इस तरीके का कुछ किया है. एंड उन लोग को सिर्फ मेरा नाम डालना है एंड दे कैन गेट अ डिस्काउंट. आई थिंक उन लोग इस बात से बहुत बहुत खुश हुए कि यानी घर बैठे बैठे उनको आइसक्रीम मिल गया. हाँ बिल्कुल सही बात है, और वो भी अमाल की तरफ से, तो ये बहुत और बड़ी बात है. अच्छा, डिफरेंट शोज में हमने, जैसे आपने सारे कामा से स्टार्ट किया था और फिर आपने और भी जगहों पे अपना मतलब म्यूजिक गाया भी है, लेकिन इतना लेट आपने सिंगिंग में आने का क्यों फैसला किया? जैसे अरमान तो बहुत अरसे से गा रहे हैं, तो आपने इतना लेट क्यों सिंगिंग की तरफ आए? हेलो. एक मिनट. हाँ, कुछ नेटवर्क इशू का, सॉरी. मुझे लगता है कि कि बहुत साल मुझे लगे तो डू दिस, क्योंकि मैं
एक फिल्म कंपोजर फैमिली से जब मेरा एक बहुत ही बड़ा लेगेसी है, तो मुझे उसमें कहीं ना कहीं अपनी एक जगह बनानी थी, कि मुझे इतना लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था पहली फिल्म में, तो अंदर एक एक ख्वाहिश रह गई कि लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अन्नू मलिक भी नहीं हूँ, डब्बू मलिक भी नहीं हूँ, न्यू मलिक हूँ, और मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। तो और क्या होता है हमारे इंडस्ट्री में, सिंगर अगर एक गाना गा ले तो लोग इमीडिएटली जानते हैं कि ये इंसान कौन है, बट कंपोजर एक गाने से कभी नहीं जाना जाता, उसे 20-30 बहुत अच्छे गाने करने पड़ते हैं। तो मैंने फुल फोर्स में, यानी एक वॉर हॉर्स जैसे, मैंने पिक्चरों पे पिक्चरें साइन की, कोशिश की कि मैं हर जगह अपने गाने फैला दूं और दिल से बनाऊं वो गाने। तो एक साल में ऑलमोस्ट मैंने एक रिकॉर्ड किया मेरे करियर का कि मैंने 22 गाने किए, और वो सब के सब बहुत चले। तो मुझे जब लगा कि हाँ मैं एक पॉइंट पे आ गया हूँ, धोनी मैंने कर ली है, एयरलिफ्ट की है, कपूर एंड संस की है, गोलमाल की है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया की है, और इन सब के बाद मुझे लगा कि अगला अभी स्टेप वो है जो पहला ड्रीम था, जो बचपन की ड्रीम थी वो अब करूंगा तो फायदा है। और बहुत ही दिल के करीब एक चीज थी कि हर बार मैं सोचता था अब वीडियो करें, अभी पिक्चर आ गई, फिर 3 महीने बिजी, तो वो टाइम नहीं मिलता था। और मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं एक फिल्म कंपोजर हूँ, और वो मैं हमेशा रहूंगा। ये एक चीज मैंने, इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी कोई ऐसे एंट्री मारने के लिए या शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं ना मैं कुछ प्रूव करना चाहता कि मैं कोई ग्रेटेस्ट सिंगर हूँ। मैं बहुत ही साधारण हार्टफेल्ट सिंगर हूँ। मेरे फैंस के लिए मैं ये म्यूजिक कर रहा हूँ, और उनके लिए ही मैंने ये सब वीडियो और एक्टिंग और ये सब चीजें की है। अगर मेरा बस चलता मैं कभी एक्टिंग करूँ ही नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत है। बट मैं ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ उन छोटे बच्चों के लिए जो ट्विटर और इंस्टाग्राम हर जगह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और एक गिफ्ट के तौर पे यानी मैं हर साल एटलीस्ट 2-3 गाने करूंगा। क्योंकि जब मैंने वो फिल्म कंपोजर के स्पेस से 2-3 साल का ब्रेक लिया, 2 साल का ऑलमोस्ट, उस टाइम पे मेरे संगीत को इन्होंने और पॉपुलर किया, और सुना, और और सपोर्ट किया। जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि आई हैव टू कीप डूइंग समथिंग फॉर देम, क्योंकि इन लोग बिना पूछे बिना कहे इतना करते हैं मेरे लिए, तो क्यों नहीं। सही। अच्छा, मैं तो भी आपसे पूछने वाली थी कि इस वीडियो में इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स देखने को मिली है मैम अमल की तरफ से, तो आगे कुछ प्लान, मतलब मूवी वगैरह का नहीं है एक्टिंग का? एक्टिंग का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है, ना करना है मुझे कभी जिंदगी में। म्यूजिक वीडियो तक ही सीमित रहेगा। अच्छा। क्योंकि पहले तो मुझे आती नहीं है, ना मुझे सीखना है, बहुत मेहनत है। और अब मैं जानता हूँ क्यों एक्टर्स को इसमें हाई बजट मिलते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत है। आप किसी एक चीज पे डिपेंड ही नहीं कर सकते एक्टिंग पे। यानी कभी आपने अच्छा शॉट दिया तो को स्टार ने नहीं दिया, कभी आप दोनों ने अच्छा दिया तो कैमरा फोकस नहीं हुआ। तो इतने फैक्टर्स है, प्लस वेदर कंडीशंस है, क्या क्या चीजें। तो मैं म्यूजिक में बहुत बहुत खुश हूँ। मैं अपने एक्टिंग म्यूजिक वीडियोस तक ही रखूंगा, और फिल्मों तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। यानी बहुत लोग ये पूछ रहे कि शायद अब मैं फिल्म करूंगा, बट वो मेरे सपने कभी थे ही नहीं, ना होंगे। हाँ, सही। अच्छा, वरना हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि एक्टिंग तो आपने बड़ी कमाल की किया इसमें। अच्छा अमल, आप अपनी फैमिली को देख के, जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो बड़े इमोशनल से हमें अमल मलिक नजर आते हैं, फैमिली से बहुत प्यार करने वाले, अपने पैशन से इश्क करने वाले। तो सिंगिंग में भी हम इसी तरीके के, मतलब जो आगे जो आपके म्यूजिक आएगा उसमें भी इसी तरह का अमल देखने को मिलेगा, बहुत इमोशनल? फिल्म के लिए हमेशा, यानी लोग जो स्क्रिप्ट लाते हैं उसके अनुसार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं म्यूजिक बनाऊं। बट नेचुरली मैं एक इमोशनल इंसान हूँ, तो मैं ऑब्वियसली रोमांटिक गाने और ये सब बहुत अच्छे दिल से करता हूँ, तो वो लोगों तक और पहुंचते हैं। और यानी मैं पर्सनली कोशिश नहीं करता कि ज्यादा डांस ट्रैक्स करूं, बट कभी कभी मन हो गया, अच्छा कुछ बन गया, जैसे कर गई चोलिया, सूरज डूबा है, या हफ्ते में 4 शनिवार, या एक गाना था मेरा बद्रीनाथ से, आशिक सरेंडर हुआ, तो ये वो मैंने ही गाया था। तो ये सब चीजें, यानी मैं एज अ म्यूजिशियन, एज अ ह्यूमन बीइंग रिलेट नहीं करता इतना, क्योंकि वो अंदर की आवाज इमोशनल है। पर जो फिल्म की डिमांड होती है उसको मैं कोशिश तो करता ही हूँ कि मैं मैच करूँ। बट अभी जो मेरा संगीत आएगा वो फॉर श्योर, यानी मैं अभी एक पड़ाव पे भी हूँ जिंदगी में, जहाँ 30 का हुआ, तो मैं और चीजें एक्सपीरियंस करूंगा शायद। उन एक्सपीरियंसेस को ही मैं अपने गानों में लाता हूँ हर बार। वो उनके बोल से स्क्रिप्ट के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं,
बट जो मैं जिंदगी में जीता हूँ, जैसे जीता हूँ, वही मेरा संगीत है और वही मैं अपने गानों में लाता हूँ. तो आई थिंक काफी इमोशनल गाने भी आने वाले फ्रॉम मेनी फिल्म्स होपफुली. मुझे उम्मीद है कि वो सब गाने आए और थोड़ा लोगों का अटेंशन डांस ट्रैक से असली संगीत पे लेके आए. हाँ, ग्रेट, जबरदस्त. तो इसी तरह की कुछ, जैसे ये वाला जो सॉन्ग है तू मेरा नहीं, इसमें होप के साथ एक सैडनेस भी है, एक गम है उसके अंदर. तो ये वाला गाना मतलब कैसा आपको दिल के करीब लगता है, या फिर जो पार्टी सॉन्ग्स हैं वो ज्यादा अपने करीब फील होता है? मुझे लगता है मेरे दिल के सबसे करीब गाना तो मैं रहूं या ना रहूं है, क्योंकि वो मेरे दादाजी के लिए एक ट्रिब्यूट था. जब मैं 14 साल का था तभी ही पास्ट अवे, और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो एक एल्बम करूं, मैं उनके लिए एक एल्बम करके दूं. और तब मैं बहुत छोटा था, मुझे ये सब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कुछ नहीं आता था. तो वो एक ख्वाहिश रह गई कि मैं इस इंसान के लिए कुछ कर नहीं पाया. तो वो गाना जो इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता पे दर्शाया गया, वो मेरा मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा. तो मेरा नहीं, एक पर्सनल रीजन के लिए स्पेशल रहेगा क्योंकि ये मेरा डेब्यू है और यहाँ से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू की है, तो ये भी स्पेशल रहेगा. बट मेरे पूरे करियर में अब तक जो गाने किए, मैं रहूं या ना रहूं, मुझे लगता है कि मैंने उससे बेटर गाना आज तक नहीं किया. सही. अच्छा, म्यूजिक कॉम्पोजिशन या फिर सिंगिंग, दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा जो आसान लगता हो आपको कि ये काम मेरे लिए बहुत, मतलब चुटकियों में मैं कर सकता हूँ ये काम, तो वो कौन सा है? कॉम्पोजिशन ज्यादा इजीली हो जाती है, जल्दी धुन बन जाती है, या फिर गाना गाने में ज्यादा मजा भी आता है, आसान लगता है? मुझे लगता है नेचुरली मुझे धुन आती है. मैं मेहनत करता हूँ ऑब्वियसली म्यूजिक की तरफ, बट एक धुन कहीं ना कहीं से एक ब्लेसिंग है. मैं मानता हूँ कि मुझे मेलोडी पहुंच जाती है मुझ तक, और मैं गाने बनाने में ज्यादा यानी रुचि रखता हूँ गानों से ज्यादा. यानी मैं गाना, इतना सिंगर बनने की इतनी ख्वाहिशें नहीं थी मेरी. ऑब्वियसली कुछ चीज जीरो से क्रिएट करके वो दुनिया में पहुंचाना, उसकी एक खुशी अलग ही होती है. तो मैं हमेशा कंपोजिंग को ऊपर ही रखता हूँ. पर आज का दौर भी ऐसा है कि आप अपने दिल की बात अपने चेहरे पे रखो और प्रेजेंट करो, तो लोग वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं एक आर्टिस्ट को, तो वो एक साइड बाय साइड चलते रहेगा. बट गाना बनाना मेरे लिए सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी खुशी. गाना बनाना, सही, जबरदस्त, ग्रेट. अच्छा, मैं चाहूंगी, इतना इस गाने का जिक्र हो रहा है, तू मेरा नहीं, इतना लोगों का फेवरेट है, तो क्या मतलब मजा आ जाए अगर अमल इस वक्त हमें लाइव ये गाना गा के सुना दे? बिल्कुल. दूर जाने पे तेरे पास आता था मैं, रूठ जाने पे तेरे सर झुकाता था मैं, बिन तेरे जिंदगी का मैं क्या करूं, इस तरह मान लूं तू मेरा मैं तेरा नहीं. मैं वहीं पे था मगर तूने ही देखा नहीं, तेरी खुशी को देख कर मैंने कुछ कहा नहीं, लड़ पड़ा लकीरों से पर कुछ भी हुआ नहीं, चलो ये मान भी लिया अब तू मेरा नहीं, क्यों मेरा नहीं. वाओ, जबरदस्त, ग्रेट अमल, बहुत कमाल का सॉन्ग है. और अभी लाइव सुन के तो मेरे लिए भी और मेरे लिसनर्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने आपको लाइव सुना है आज इस गाने पे. और अमल, मेरी बहुत सारी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं. मेरे पास वैसे लिसनर्स के बहुत सारे इस वक्त आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाजा है थोड़ा वक्त की भी आपके पास कमी है, तो इसलिए मैं उसको शामिल नहीं कर रही. लेकिन ये कि हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके इसी तरह के हिट के ऊपर हम चाहेंगे आप हमें दोबारा टाइम दें, हम आपके उस सक्सेस के बारे में भी दोबारा बात कर सकें आपसे. मैं ये जरूर करूंगा, एक छोटा सा हम लोग एपिसोड भी कर लें जहाँ 4-5 गाने मैं सबके लिए गाऊंगा, और मेरे सारे लिसनर्स जो कतार FM सुन रहे हैं, एंड उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप
मेरे म्यूजिक से जुड़े रहिए, सुनते रहिए और उसी में मेरी खुशी है। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मैं ये बिल्कुल चाहूंगी, क्योंकि आज भी मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती कितने सारे सवाल मेरे पास आपके लिए आए हुए हैं, लेकिन उसको वही वक्त की कमी की वजह से, तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड करेंगे जिसमें आप हमें टाइम दीजिएगा। और जब भी आपका कोई, मेरी बड़ी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं, जितना आपका म्यूजिक आ रहा है, जितने सॉन्ग्स आ रहे हैं, सबको बहुत कामयाबी मिले और इंशाल्लाह हमें थोड़ा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है? चलें जी, थैंक यू सो मच। साइना नेहवाल की बायोपिक जब रिलीज होगी, जब गाने आएंगे, तब हम एक फिर से जुड़ेंगे और एक मैं वो गाने भी गाऊंगा। मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी अमल, थैंक यू सो मच। आपका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। नो थैंक यू महविश, थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जैसे मैंने कहा, बड़ी नेक ख्वाहिशात, बेस्ट विशेस आपके साथ मेरी, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। रॉयल लिसनर्स, अमल हमारे साथ, और आप लोगों ने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा आज की भी इंटरव्यू को। थोड़ी सी वक्त की कमी थी, इसलिए आप लोगों के सवाल मेरे पास मुझे नजर आ रहे थे, बहुत सारे आए हुए, लेकिन उनको मैं शामिल इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि थोड़ा सा वक्त कम था हमारे पास। राइट, चलें जी, तो इस वक्त अमल का ही एक गाना हो जाए, मेरा ख्याल है जबरदस्त सा ट्रैक हम सुनते हैं, जिसका भी थोड़ी देर पहले जिक्र भी हो रहा था, कर गई चो, उनकी कॉम्पोजिशन एंजॉय करते हैं हम। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावश खान।